बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन जेजे के साथ की पहली एपिसोड के लिए हम दरियाए पुंछ के किनारे से होते हुए रियां की तरफ रवां दवां हैं, जहां आपकी जानी पहचानी शख्सियत उम्मीदवार कानून साज असम्बली और पीटीआई के उभरते हुए नौजवान लीडर मलिक निसार साहब के पास जा रहे हैं। मिनट पर मलिक निसार साहब ने रियां पे वाक़या अपनी राशगाह पर हमारा इस्तकबाल किया। मलिक निसार साहब के बच्चों के साथ कुछ देर तक गपशप हुई। कश्मीर के रवायती नाश्ते के साथ हमारी तवज्जो की गई और बच्चों के साथ बैठकर मलिक निसार साहब ने हमारे साथ नाश्ता किया। नाश्ता तो कर लिया, मेरा ख्याल है कुछ अब पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस हो जाएं। एजुकेशन कहाँ से हासिल की और कितनी तक आप पढ़े? जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है MBA बिज़नेस फाइनेंस में। तो उसके बाद मैं स्टूडेंट वीज़ा पे इंग्लैंड चला गया था, वहाँ से फिर बेल्जियम में जर्नी है। इब्तदाई तालीम अपने ही गांव से? जी बिल्कुल, अपने गांव से। यहाँ करीबी है प्राइमरी स्कूल, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल परवाड़ी से मैट्रिक, और फिर उसके आगे FSC जो है वो डिग्री कॉलेज कोटली से। तो यह है कि मैं तालीम के वाले से ये कहूँगा कि हमारे वालिदैन जो हैं वो अनपढ़ थे, लेकिन उनको तालीम की अहमियत का अंदाज़ा था। उन्होंने हमें बड़े सब भाइयों को शानदार कारकर्दगी थी प्राइमरी में, मिडल में, या मैट्रिक या इंटरमीडिएट या यूनी में? थ्रू आउट द कैरियर आई वाज ऑन टॉप रियली। और ये फर्स्ट से लेकर मैट्रिक मैंने तत्तापानी सेंटर टॉप किया था। और जब मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया उस वक्त हमारे अभी भी हमारे जो तालिब इल्म हैं उनको कोचिंग काउंसलिंग की और घर से सपोर्टिव इन्वायरमेंट की कमी है, लेकिन उस वक्त और कमी थी। कोई हमारे जहन में कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन फिर भी ये टैलेंट था और हमारे कुछ असातिज़ा कराम की मेहनत थी कि उन्होंने हमें अच्छे तरीके से गाइड किया। और अपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। मैंने अपने इस इलाके में सबसे पहला बंदा था जिसने इतने हाईएस्ट मार्क मैट्रिक में मैंने लिए थे, हाईएस्ट मार्क्स। बोर्ड में मेरे आई थिंक 10 टॉप 10 में शामिल थे। तो उसके बाद फिर FSC किया प्री इंजीनियरिंग में। फिर मेरी इंजीनियरिंग में सीट भी आ गई थी। मुझे कराची से ऑफ़र आई थी, दाऊद यूनिवर्सिटी कराची से मुझे इंजीनियरिंग का ऑफ़र आई है। लेकिन फिर मुझे अपने घरेलू जो हालात से सर्कमस्टांसेस को देख के मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैंने कुर्ती एडमिशन लेना है। फिर मैंने कुर्ती BBA में एडमिशन ले लिया, यहाँ पर से फिर BBA और MBA किया। और फ़ारन कब गए और आला तालीम वहाँ से क्या हासिल की? तो वहाँ से मैं फ़ारन में यहाँ से 2003 में गया था और 2004 में बेल्जियम मूव हो गया था। तो वहाँ वो एजुकेशन ऐसा नहीं हासिल किया, थोड़ा सा एडमिशन लिया था, लेकिन मुझे चूँकि मेरा बिज़नेस माइंड था, BBA MBA करने के बाद मेरा जहन था कि मैंने कारोबार करना है। तो फिर मुझे लगा कि मैं इनफ है जो मेरे पास है, इससे मैं अक्सर पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट रख के या कोई लॉयर बन के, सोलिसिटर बन के, वकील बन के फील्ड में आता है, लेकिन आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करते हुए सियासत में चले आए। मैं उसी कर पा रहा हूँ कि मैं तो इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल के टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी, कि आपने ऊपर जाने के लिए टॉप को फोकस करना है। फिर जैसे कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, कि आप जब छोटा सोचेंगे तो फिर आप नीचे ही रह जाएंगे, तो जब आप बड़ा सोचेंगे तो आप आगे जाएंगे, ग्रो करेंगे। तो मैं
जो मेरी सियासत का मकसद है वो ये है कि मैं आइंदा आने वाली नस्लों के सामने सुरखरू होना चाहता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे किसी तरफ से किसी बंदे से कोई कंपटीशन नज़र नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि ना ये हल्का किसी की मेरास है, किसी को विरासत में नहीं मिला हुआ। मेरा भी राइट है, आपका भी राइट है, हर बंदे का राइट है। और ये इसी उस राइट के लिए मैं लड़ रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि ये राइट हम बरादरी की बुनियाद पर तकसीम ना करें बल्कि मेरिट पर तकसीम करें। हम उस बंदे को सपोर्ट करें जो हमारी उमंगों की ख्वाहिशात की तर्जमानी कर सके, जो हमारा बेहतरीन नुमाइंदगी कर सके। उसके लिए मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं अपने नौजवानों को टारगेट करके उनको अवेयरनेस देने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप अपने हकूक़ लेने के लिए निकलें। आप ये ना सोचें कि कोई वो फ़लाँ इलेक्टिबल है, फ़लाँ जो है नाकाबिल शिकस्त है, फ़लाँ बंदा जो है उसका वो इतने अरसे से सियासत में है तो आप उसका कम्पीट नहीं कर सकते। बल्कि हमें हमेशा जो है ना अपनी स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए और अपनी जो एफ़र्ट हैं वो अपने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर भी हमें जो है ना तो करने की अच्छी ज़रूरत है। तो मैं बड़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ता हूँ सर। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आपके कोटली को 2 हलकों से नवाज दिया गया। एक को राजमल यानी कि LA8 कोटली 1 और LA10 कोटली 3। तो आपके ख्याल में ये अवाम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या पॉलिटिशियंस के लिए? सर अल्टीमेटली तो अवाम के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए कि आप देखें कि जब आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं वो डबल हो जाएंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, हल्के के लोगों की जो राइट्स हैं वो सिक्योर होंगे। इसलिए कि जब कई मुलाजमीन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये बाइंडिंग होती है कि ये हल्के से बाहर इनकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो वो एक इस इलाके को सर्व करेंगे, तो ये उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो इसको अपने लिए सियासतदानों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ कि हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया। अब मैं मोस्टली ये कहता हूँ दोस्तों को कि बाल हमारे कोर्ट में आ गई है। हमने अगर सही इसका इस्तेमाल ना किया तो फिर शायद हम दोबारा हाईजैक हो जाएंगे। हम एक ऐसे जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं शायद वो हम पे मुसल्लत हो जाए, हमारी नालायकी हो सकती है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दे दिया, तो इस मौके को अगर हमने ग्रैस्प ना किया तो फिर हमारी नस्लें हमें सवाल करेंगी, आने वाली नस्लें। तो हमारे पास एक मौका है कि हम अपने सियासी निज़ाम को बेहतरीन असूल, ज़ाब्ते और मेरिट पे कायम करने की तरफ अभी पेशकदमी कर सकते हैं। और ये जो 2021 का इलेक्शन है ये हमारी सियासत के लिए बेंचमार्क सेट करेगा। ख़जाने पे तो इसका ज़्यादा लोड हो जाएगा, ज़्यादा प्रोटोकॉल, ज़्यादा गाड़ियाँ और आवाम के ही जो पैसे होते हैं वो प्रोटोकॉल पे लग जाते हैं। एक ही जगह यक न शुद्ध 2 शुद्ध। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखें जी, प्रोटोकॉल किस लिए, ख़तरा किसको, हमारे इलाके में किसको किससे ख़तरा है? मैं तो इस सब चीज़ को फजूल प्रैक्टिस समझता हूँ। जनरली बात कर रहा हूँ। देखा होगा पॉलिटिशियन के आगे पीछे गाड़ियाँ, फिर एक MLA होगा जी बिल्कुल, तो एक किस्म का प्रोटोकॉल, थोड़ा एक्सपेंस आएगा ख़जाने पे। 2 MLA होंगे तो फिर झंडियाँ, गाड़ियाँ, एक्सपेंस। मैं समझता हूँ आपकी बात को, लेकिन हमने अब नहीं तो कब, हम कब इस सिस्टम से निकलेंगे, इस गुलामाना सिस्टम से, इस घिसे पिटे निज़ाम से कब निकलेंगे? जो अंग्रेज़ की बाक़ियात हम पे मुसल्लत हैं, जिनके जहन में डिलीवरी का कोई सिस्टम ही नहीं है, जिनके जहन में कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एम्पायर बनाते हैं, उसके बाद अपने बेटे को प्रमोट करते हैं, उसके बाद अपने पोतों के लिए वो बुनियादें सेट करके जाना चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल जो है ना, ये हल्का तो चले 4 हल्के आज़ाद कश्मीर में इजाफी हुए हैं तो उससे बोझ बढ़ेगा ख़जाने पे, लेकिन लोगों के लिए जो इसमें जो फ़ायदे हैं वो भी तो कैलकुलेट करें तो आई थिंक फ़ायदे ज़्यादा होंगे, नुकसान कम होंगे। और इंशाल्लाह हम बड़े जो है ना बबांगे दोहल हम जो है ना अपनी कैंपेन करेंगे और इंशाल्लाह इस रवायती सिस्टम को चैलेंज करने और इसको चेंज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। और जो अब आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनका दौर, हमारे वो तारीख दौर में आए और उन्होंने 63 साल में की ज़िंदगी में दुनिया को तब्दील कर दिया। ये तो इमरान खान भी कहते थे कि मैं ऐसा ही करूँगा जो आप कह रहे हैं, प्रोटोकॉल को कम करूँगा, ख़जाने पे कम बोझ होगा कैबिनेट की वजह से। लेकिन उनके आने के बाद उनके प्रोटोकॉल में गाड़ियों की जगह हेली का इस्तेमाल होना शुरू किया, जिससे ववेला भी पड़ा था। बिल्कुल, आपकी जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि शायद ये सही पिक्चर हो, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अपोजिट देख रहा हूँ। हर फजूलियात में, हर चीज़ में कमी हुई है। अरबों के हिसाब से फजूल खर्चे कंट्रोल किए गए,
और इस तरह जो लल्ले तो लल्ले से बंद किए गए। आपको पता है 531 मुलाजमीन थे असम्बली के, वहाँ से उन्होंने कोई पता नहीं 20-25 पे आ गए। फिर जब आप देखें जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको आप जॉब लेस भी नहीं कर सकते। कैसे जॉब लेस करेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके पास राइट होते हैं उसके। अभी ये हुआ कि सियासी बुनियादों पे लोगों को एकोमोडेट करते करते हमने ख़जाने को बिल्कुल जो है ना वो सरनिगू कर दिया, वो बल्कि ऐसा सिस्टम में आ गए। आप देखें रिसेंटली इमरान खान साहब ने जो 3-4 बड़े स्टेप्स लिए, जिसमें IPPs के साथ जो मायदे हुए, जो ये जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर थे, इन्होंने जो हमारे मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ कि हम 18-20 रुपये यूनिट इनसे ले के जो अवाम है उसको 8 से 10 रुपये दे रहे हैं। तो वो 10 रुपये हम देने के पाबंद हैं, चूँकि उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़मानत थी, उनके साथ मायदे हुए थे। तो ये हम ऐसे एक जाल में जकड़े हुए हैं, हमारी मईशत ऐसे जाल में जकड़ी हुई थी कि उससे निकालने के लिए हमें बड़े सब्र की ज़रूरत है। हमें अपने अखराजात कम से कम करने की ज़रूरत है। फजूलियात से निकल के हम बहसीत कौम जब एक कोशिश करेंगे और मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे तो हम शायद अगले 10-15 साल में इस ट्रैप से निकल सकें। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की अवाम इतने जल्दी दिल बर्दाश्ता क्यों हो जाती है अपने लीडर से कि वो अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं अपने जलसे जुलूसों में कि हमारे लीडर जो वादे करते हैं वो डिलीवर नहीं करते। दूसरा यह है कि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरह का प्यार जिस तरह के उनकी आवाम कर रही है, अपने आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग अपने सियासी लीडरों से क्यों नहीं करते? बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, मैं इसको एग्री करता हूँ, लेकिन इसका सिंपल आंसर यह है कि हम अभी तक कौम नहीं बन सके। हम अभी तक हजूम हैं, हम अभी तक तस्बात का शिकार हैं, उस तसब की बुनियाद पे हम तकसीम होते हैं। जैसे पंजाब में भी आप देख लें, पंजाब, सिंध, बलोची, पेशावर। आप तुर्की में जाएंगे तो हर बंदा आपको टर्किश मिलेगा, वो बोलेगा जी मैं टर्किश हूँ। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को अपनी अना को एक साइड पे रखते हुए एक कौम बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक पार्टी की अच्छी पॉलिसीज़, अच्छे प्रोजेक्ट्स को हमें कैरी ऑन करने की ज़रूरत है और उनको उनकी करैक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए। इस तरह के लोगों के दरमियान इतनी नफरत पैदा कर दी जाए कि हम उनके हर काम को बुरा समझने लगे। और जो हमारे अदारे या जो भी जॉब्स का एक सिस्टम है वो प्रोफेशनलिज्म पे मबनी होना चाहिए। जब तक हम प्रोफेशनल्स नहीं लाएंगे अदारों के अंदर तो फिर हमारा निज़ाम इसी तरह बायस रहेगा, पोलराइज रहेगा और एक सियासतदानों की गुलामी करता हुआ निज़ाम आपको मिलेगा, जहाँ पे उस सियासतदान की खुशनुदी के लिए अदारे सरनिगू हो जाते हैं। दुनिया पूरी में अदारों को मजबूत किया जाता है। अदारे जब मजबूत होते हैं, प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं, तो फिर डिलीवरेंस का निज़ाम जो है ना वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। लेकिन हमारा जो की फेलियर है वो अदारों की नाकामी है। तो इसके लिए हमें एज ए कौम बनकर सोचना होगा। अभी भी आप देखें, जब हमारा कोई मसला पैदा होता है तो हम अदारे के पास जाने के बजाय हम सियासतदान को अप्रोच करते हैं, जबकि ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। साइल को डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन के पास जाना चाहिए, वहाँ से दाद रसी न हो। सियासतदान का काम मेरे ख्याल में जो है वो मॉनिटरिंग होना चाहिए, और MLA जो है ये इसका काम तो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है। तो हमें को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। हमें ये चीज़ों को डिफ़ाइन करना, रीडिफाइन करना और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई अपना राइट लेने के लिए आप खड़े हो, आप कोई गुलाम नहीं है। आप कोई हम सर गिनने के लिए नहीं बचे हुए कि 5 साल के बाद सर गिनवा के ले गए पोलिंग स्टेशन और उसके बाद आवे आवे जावे जावे। जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पाट जाते हैं, जब इनका काम निकल जाता है तो फिर गर्दन से पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ें एजुकेट करने की ज़रूरत है। यानी पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक कौम बनना पड़ेगा, फिर ही जाके डेफिनेटली हमारी सर्वाइवल है, और है ही नहीं है किसी चीज़ में। जब तक हम एज ए कौम नहीं सोचेंगे, अपने ख़जाने को अपनी अमानत नहीं समझेंगे। इस वक्त हम एक डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम एक इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक ये इंटरनेशनल साहूकार हैं। जिस तरह हिंदू बनिए का आपको पता है कि वो जब कर्ज देते थे तो वो प्रिंसिपल अमाउंट उनकी उधर ही रहती थी, सूद दर सूद लेके वो बंदे को कंगाल कर देते। ऐसे ही है IMF और वर्ल्ड बैंक, ये जदीद दौर के साहूकार और बनिए हैं। ये दुनिया की कमज़ोर मईशत जो है उनको ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उनको फिर वो अपना गुलाम बना के रखते हैं। अभी जब खान साहब की हुकूमत आई तो देखें, एक होती है, इन्होंने जो इससे पहले हुकूमतें थी, इन्होंने कॉस्मेटिक्स स्टेप लेके सारा कुछ टेबल के नीचे रखा हुआ था। खान साहब बाहर से जो देख रहे थे वो एक्चुअल पिक्चर थी नहीं। हर रोज़ अरबों के हिसाब से सूद,
जो सर्कुलर डेट जिसको गर्दिशी कर्जे कहते हैं, ये हर रोज़ का 1 अरब रुपया मुल्क के गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो रहा है। तो अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए उनको खान साहब को ये भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उनको जाना पड़ गया क्योंकि मईशत बिल्कुल घुटनों के बल आ गई थी, हम डिफ़ाल्टर के करीब पहुंच चुके थे। तो इससे निकलने के लिए उनको बड़े टफ स्टेप लेने पड़े। 2 साल में अभी बहुत अच्छी खबरें आने शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह अगले साल में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से बहुत अच्छी खबरें और आएंगी और इंशाल्लाह मईशत जो है ना वो उसका सर्वाइवल आपको नजर आएगा। तो मलक साहब अभी यहाँ से ये बताएं कि ज़राअत के साथ भी दिलचस्पी है और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़राअत से दिलचस्पी जो है जी, मैं इस ट्रेंड को भी रिवाइव करना चाह रहा हूँ। मैं इसको रिवर्स ट्रेंड ला रहा हूँ। हमने आके यहाँ बेल्जियम से वापस आके अपनी जो ज़मीन थी उससे ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए स्टेप्स उठाए और इसको सिक्योर किया, बाड़ लगाई और इस तरह ये हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा बेहतर हो गई है और सेफ़ भी हो गई है। और मैं लोगों के लिए भी रोल मॉडल बनना चाहता हूँ कि ताकि वो आएँ, हम एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करें और ये जो ज़राअत है और हमारी ज़मीनें बिल्कुल बंजर हो गई हैं, इनको दोबारा से आबाद किया जाए। तो इस सिलसिले में मैं अपने जो अहबाब हैं उनकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इससे बेहतर रिज़ल्ट आ रहे हैं और दूसरों के लिए भी यही है कि आप ज़राअत पे काम करें, तवज्जो दें। देखिए मेहनत में अज़मत है, इसको कभी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जी हमारे बहुत अजदाद जो काम करते रहे उससे हमें करते हुए कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो हमारे नौजवानों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और ये अपना तारुफ खुद बने, ना कि ये तारुफ हो गया जी अच्छा जी आप क्या करते हैं तो वो बताएं जी कि मेरे अब्बू सऊदी अरब होते हैं या मेरे अब्बू दुबई हैं, बल्कि यार आप ये बताएं मैं क्या करता हूँ। मुझे अपना तारुफ, आपका अपना तारुफ, हर बंदे का अपना तारुफ होना चाहिए। तो अभी हम दरबार आलिया रियान शरीफ पे जाने रास्ते पे उधर चल के देखते हैं हमारी अगर मुलाकात। थोड़ा सा पीर साहब के बारे में बता दें, किस नाम से ज़्यादा ये मौसूम है? ये जो दरबार है जी, ये इसके जो जद अमजद हैं वो बाजी अलफदीन साहब हैं। जो हमारे परदादा साहब हैं उनको बाजी अलफदीन साहब अपना बेटा कहते थे। तो उन्होंने हमारे परदादा ने इनको यहाँ पे इनवाइट किया, दावत दी कि आप इधर आएँ, इधर ही अपना ठिकाना बनाएं। तो फिर भाई साहब ने इसको कबूल किया और यहाँ पे ये आबाद हुई जगह। तो उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। यहाँ की ये बहुत गद्दी बड़ी मशहूर है, पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में इसका एक नाम है। तो हमारे लिए भी खुशकिस्मती है कि हम इनके पड़ोसी हैं और हमारे लिए ये खैर बरकत का बायस बनते हैं। ये आ गया बाबे खिज़र, दरवाज़ा भी बनाया गया है। और ये देखें इस दरबार की वजह से हमारे लिए जो फ़ायदे, हमारे इलाके में बेशुमार जो इश्यूज़ होते हैं, सोशल जो समाजी मामलात हो जाते हैं, अनबन हो जाती है दो फरीकों में, तो हम ज़्यादातर हमारी ये कोशिश होती है कि पुलिस के पास जाने से पहले हम यहाँ पे बैठ के यकसू कर लें मामला। मजहबी और रूहानी और यह है कि दानश्वर शख्सियत हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और हमारा आपस में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हम हर मामले में, चूँकि इलाकाई मामलात में हम एक दूसरे से अच्छी तरह बाखबर भी होते हैं, वाकिफ़ भी हैं। लोगों के जो अकायक होते हैं उनसे बेहतर बाखबर होते हैं। जो इसकी निस्बत के पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करें हमें वैसे ही पता होता है, क्योंकि लोकली काफ़ी सारे मामलात यानी कि पुलिस स्टेशन या दूसरी कचहरियों में पहुंचने से पहले सॉर्ट आउट हो जाते हैं और ये भी इस बरकत का नतीजा है। जी बिल्कुल 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 यही बात है जी। बड़े बड़े मुकदमात और जो पुलिस में कई साल से चलने वाले मुकदमात की यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे में सिटिंग में हम हर चीज़ को यकसू कर देते हैं। फिर उसके बाद जो कागजी कार्रवाई करके वो उसको थाने से सरेंडर करवाते हैं। रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा जे एक
कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। ते सारे कहंदे मौला तेरा तेरा, ते मैं भी आखा तेरा तेरा ते मौला कुछ नहीं जाना, कदी तू भी कह छड़ मेरा। ते खस खस जितना कदर नी मेरा, मेरे साहिब नू वड्याइयां ते मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइयां ते मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, ते मैं उच्चियां दे संग लाई सदके जावा इन उच्चियां कोलों जिन्ना नीवें नाल निभाई। ते हिजर तेरा जे पानी मंगे, हिजर तेरा जे पानी मंगे, ते मैं खून ना दे गेड़ा, ओ दिल करदा तैनू सामने बिठा के, ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। ते सुपने विच मैनू माही मिलिया, ते मैं गल विच पा लईयां बावां, ते डरदी मारी मैं अख ना खोला, किते फेर विछड़े ना जावां। ते सह सह जोड़ संगत दे वेखे। मलिक निसार साहब ने बाजी अलफदीन रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर हाजिरी दी और नजराना पेश किया। निसार मलिक साहब के साथ बड़ी रिलैक्स गुफ्तगू करते हुए रियां दरबार से अभी फार्म हाउस की तरफ, तो निसार साहब के साथ बड़ी खूबसूरत बातें हो रही। पब्लिक को आपकी मसरूफियत के बारे में बताएं। घर से निकलने के बाद आप दरबार पे पहुँचे और दरबार से अभी आप अपने फार्म हाउस की तरफ, तो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सर, ये अभी हम इंटर हो गए फार्म की तरफ, तो अभी आपको सारे विज़िट करवाएंगे कि क्या क्या सेक्शन हमने किस तरह बनाए हुए हैं, क्या क्या उनके मकासद हैं, और हमारा फीड का क्या सिस्टम है, डाइट प्लान कैसे हम तरतीब देते हैं इनका, और कैसे इनको की लुक आफ्टर कैसे करते हैं, मेडिकली हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों पे हर सूरत में आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। मलिक निसार साहब के फार्म हाउस रियां शरीफ पहुँचे और यहाँ पे इनके दोस्त ने, इनके वेल विशर ने, बल्कि इनके मुताबिक पीटीआई के टाइगर ने इस्तकबाल किया। कैसे आप? ठीक हैं? से आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी मुस्कुराहट का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। निसार साहब, बड़ी खुशी होती है जब अपनों के कारोबार देखता हूँ, और ये पब्लिक के लिए भी बड़ी खुशी होगी। बर्निंग सा क्वेश्चन है, पब्लिक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी तो करे ना। आप हैं लवर या आप हैं चाहने वाले अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, आपके साथ ही उन्होंने वो सेक्रेटरीट की या प्राइम मिनिस्टर हाउस का दूध ताज़ा बंद कर दिया, और आप हैं कि आप फार्म हाउस खोले हुए हैं। जहाँ
तक बात है खान साहब की, तो उन्होंने जो फार्म उधर जो भैंसें वो सेल की थी और जो दूध का सप्लाई का चैन बंद किया था, उसके पीछे ये थी कि वो तो एक उनका ये था कि हम इस प्राइम मिनिस्टर हाउस के मालिक हैं, ये हमारी विरासत है, और वहाँ पे वो अयाशियाँ और दूध, वो फ्रेश दूध और नाश्ते के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, और ये वो तो एक ऐसे समझ रहे थे कि ये हमारे वो बहुत अजदाद की विरासत है। हमने ये जो काम शुरू किया हुआ है, ये सच्ची बात है कि मेरी कोई माशी ज़रूरत नहीं थी। मैंने एज ए रोल मॉडल काम करने की कोशिश की है कि अपने लोगों को, जब देखें गरीब कोई काम करता है या उसके कपड़े फटे हुए तो लोग कहते हैं जी कि बेचारा भूखा मर रहा है, अमीर के कपड़े फटे होंगे तो लोग कहेंगे फैशन है। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि जब हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन मैं अगर कोई ऐसा काम करूँगा जिसको लोग हमारे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा शर्म महसूस करते हैं कि जी खेती बाड़ी कौन करे, जी जानवरों का कौन ख्याल रखे, तो जब हम करेंगे तो लोग दूसरों के लिए भी जो है ना ये रोल मॉडल और ये उनके लिए एग्जाम्पल होगा। तो इस फील्ड में इंटर होके हमने, यानी आपका कहना यह है कि आप अपने एरिया के लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड में देखना चाहते हैं, यानी इस कॉम्प्लेक्स को आप दूर करना चाहते हैं कि कोई ये रेफरेंस दे कि मेरा बाप इंग्लैंड में है, कनाडा में है, दुबई में है, सऊदी अरब में है। इससे यह है कि वो कहें कि मेरा बाप, मेरा दादा या हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर। तो आपने ज्यादा यह है कि ऑस्ट्रेलवी या साहिवाली गाय रखी हैं या आपने भैंसें भी रखी हैं? नहीं, हमारे पास सिर्फ गाय, ऑस्ट्रेलियन कह सकते हैं या फ्रीजियन कह सकते हैं, ये वो रिकॉर्ड दूध कितना आपने यह है कि 36 केजी एक गाय का जो है ना पर डे की प्रोडक्शन 36 केजी जो एक गाय की। हाँ जी। कलेक्टिवली आपने कितना इस फार्म से रिकॉर्ड दूध 2 टाइम का इकट्ठा किया? 9 मन हमने जो है ना, ये हमारी लॉकडाउन से पहले जो प्रोडक्शन थी वो 9 मन पर डे, यानी 360 केजी। 360 केजी, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मलिक निसार साहब के साथ हमारा टाइम गुजर रहा है। उनके फार्म हाउस पे आए और उनसे बातचीत जारी है। कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर के मुतवक्का उम्मीदवार हैं, सियासत के साथ प्यार करते हैं और बातें नेचुरल करते हैं। जो भी है उसमें उनका मसनूइयत नहीं है। नाश्ते से लेके अभी तक हमें इनकी बातों में नेचुरल फन ही नज़र आया। निसार साहब, मुझे पता है कि और भी बेशुमार लोग, चाहे किसी पार्टी से भी तल्लक हैं, किसी निजी NGO से तल्लक है या यहाँ की लोकल अवाम है, इस एरिया की फलाह बहबूद के लिए सोचती होगी या सोच विचार की होगी, लेकिन मैंने अक्सर आपको पेन लेते हुए देखा है। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बता दूं, ये रोड जो है ना इसका काफ़ी काम हो गया था। यहाँ से रियां गली से लेके नीचे तक काफ़ी, आपको पता है जो रोड है ये लुक वगैरह डाल के इसकी सरफेस बना दी गई थी जी। 2014 का जो फ्लड आया था, बड़ा एक्सट्रीम फ्लड आया था, उसमें ये रोड काफ़ी डैमेज हो गई थी और स्लाइडिंग भी हो गई थी उधर। स्लाइडिंग के बाद इसको छोड़ दिया गया, जिसको कहते हैं रिडंडेंट। गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल एब्सोल्यूट करार दे दिया कि जी बस ये ख़त्म हो गई है। तो मैं 2016 में यहाँ पे बेल्जियम से वापस आया, तो मुझे 1-2 हमारे इलाके के लड़के, उन्होंने जो है ना जी इस तरह मुझे डायरेक्ट किया कि आप ये देखें, ये पॉसिबल है कि इस रोड को बहाल किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेना था। मैं अपने आप को तो ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं कोई तीस मार खाऊँ, मैं बस अल्लाह ने मेरे हिस्से में ये लिखा हुआ था। और मुझे वैसे इस रोड से प्यार भी बहुत है, मैं बड़ा डेस्परेट हूँ कि ये बहाल लेनी चाहिए। तो वह हमने देखा और फिर हमने एक जुनून के साथ काम शुरू किया। किबला बाजी साहब से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी गो अहेड। उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया और उन्होंने कहा जी मुझे जिधर बोलोगे मैं साथ चलूँगा। फंडिंग भी की उन्होंने ज़बरदस्त। यहाँ हमारे फ्लाई कामों के लिए मैं भाई साहब का जिक्र इसलिए करता हूँ कि ये लोग यहाँ आके उनको चढ़ावे चढ़ाते हैं दरबार पे, या राशन के लिए या लंगर के लिए हेल्प करते हैं, हम उनसे लेते हैं। मैंने जितना भी पॉजिटिव काजेज के लिए काम किया है भाई साहब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। और उन्होंने
ये मुझे पैगाम भी भेजा कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्या बात, तो बेहतरीन। फिर हमने काम शुरू किया, जहादी बुनियादों पे हमने काम किया, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इसमें पब्लिक का पैसा, मुझे ऐसे लोगों ने भी पैसे भेजे कि जिन्होंने बोला जी कि आप अपना हमारा नाम नहीं, बिल्कुल आपके दोस्त ये भी मुस्कुरा रहे हैं, ये आपकी इस कुर्बानी पे मुस्कुरा रहे हैं या किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं? आप थोड़ा तारीफ करवाएं, नाम क्या आपका? मेरा नाम शहजाद मलिक है और ज़िले तर्जुमान इंसाफ वेलफेयर विंग का, ज़िला कोटली का। तो मैं और निसार भाई काफ़ी अरसे से 2012 से इकट्ठे ही हैं। हम गाड़ी में दो ही बैठ के जाया करते हैं। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। गुड। तो मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि जब इन्होंने बात किया, जब ये रोड बहाली का काम शुरू हुआ तो बाजी साहब की यहाँ पे मीटिंग हुई, 2 लाख और 2,500 रुपये यहाँ पे फंडिंग हुआ। यहाँ से हम गए हैं वहाँ पे, तो इनके मामू ने वहाँ पे तजवीज़ दी कि नीचे जो 2 बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे ड्रिल करके एक छोटी सी वो पुली सी लगा लेते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आज तो पुली लगा लेंगे, जब ये नहर आएगा ज्यादा पानी होगा तो फिर ये प्रॉब्लम पूरी चली जाएगी थलेर की तरफ। मलक निसार साहब के साथ फार्म हाउस के विजिट के बाद उनकी कुछ खास मीटिंग के लिए हम उनके साथ हम सफ़र हुए और साथ मैवे गुफ्तगू भी। लेकिन मेरे जहन में एक प्लान था। हमारे इलाके में एक इशू था कि मैंने मैट्रिक का इम्तहान ततापानी दिया, हमारे लोग कुछ जंगली जाके देते थे, कुछ ततापानी, और स्पेशली बच्चियों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। बच्चियां जब जाती थी तो उनको बेशुमार बारिश और नाले क्रॉस करना, स्पेशली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन लोगों के रवैये, औरतों को डिस्करेज किया जाता है सोसाइटी में, तो उनको बड़ी और नज़रों से देखा जाता है जब बच्चियां बाहर निकलती हैं। मुश्किल हो, हमने इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हमने प्लानिंग की कि हम यहाँ पे एक इम्तानी सेंटर के लिए कोशिश शुरू करते हैं और इम्तानी हाल बनवाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में हमने अपने इलाके का, बल्कि कोटली में शायद इससे बड़ा इम्तानी मरकज़ और इतना बड़ा हाल और इस मेयारी कंस्ट्रक्शन का जो सेरा है वो हमारे स्पेशली चीफ डोनर में और हमारे इलाके के लोग भी शामिल थे। हमने एक मीटिंग की और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। अब टोटल जो हमारे कम्युनिटी समेत और मेरी जो डोनेशन है हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल फगवाड़ी में, वो 6 मिलियन से अबव है। थोड़ा सा मैं कहता हूँ 6 मिलियन को जमा तफरी का ज़रा दे दे कि हमारी पब्लिक बाद 6 मिलियन ये 65 लाख 60 से 65 लाख रुपए लगा के हमने वहाँ का पूरा सेटअप, माशाल्लाह, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट सर। हाल के साथ हमने फर्नीचर और उसके साथ हमने लेबोरेटरी। गवर्नमेंट हमारी इतनी विजनरी नहीं है कि उनके जहन में ये प्लान हो। इसके जो नुकसान हैं वो मैं आपको थोड़े से बता दूं कि कल भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। कल ये सुबह रोड बंद थी, सुबह यहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई सब्जी वाली। अच्छा। और आए दिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब ट्रक भी जाना शुरू हो गए हैं, डंपर जाते हैं, तो वो रोड चूँकि कच्चा ट्रैक है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत पैदा होती है। शाम को मोस्टली जो है ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो ये इतनी खूबसूरत, इतना बड़ा 45 करोड़ का वो मनसूबा है, ठीक है, वो जो पुल का ब्रिज का मनसूबा है, तो उसके साथ ये छोटा सा बदनुमा दाग, बदनुमा धब्बा छोड़ना महकमे के लिए, मैं कहता हूँ जी कि उनके लिए एक चैलेंज भी है और उनके लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया और बड़ा सवालिया निशान है। आपके ज़हन में क्या स्ट्रेटजी है कि वहाँ से कटाई करके कुछ ऐसा है कि इस ब्रिज के साथ साथ पैरेलल कुछ काम? उनका प्लान है बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसको 0 पॉइंट जहाँ से मोटरसाइकिल जा रहा है वहाँ से 0 पॉइंट मार्क करना चाहते हैं और वहाँ से उसको थोड़ा लिफ्ट करके, अच्छा प्लान है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए हम करना चाहते थे थोड़ा काम, लेकिन अभी महकमा यकीनदानी करवा रहा है तो मुझे यकीन है कि वो करेंगे। और एस्टीमेट बन चुका है, ये 2200 स्क्वायर फीट है ये जो
रहता है जी। और इसका 2 करोड़ के अराउंड उन्होंने लगाया हुआ एस्टिमेट। उस पुल के साथ वहाँ पे बड़ी एक दीवार लगती है, बहुत जी। सेफ्टी वाल चाहिए, जिसके लिए जो हर सूरत में चाहिए, चूँकि जब ट्रैफिक का पूरा फ्लो होगा तो उसके लिए हमें वाइड ट्रैक भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए। हिमालय होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट हाईवे पे कुछ देर मलिक निसार साहब के साथ रुके। उन्होंने अपनी शॉर्ट मीटिंग अटेंड की और हमें रिफ्रेशमेंट पेश की गई। हिमालय होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद मलिक निसार साहब बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कोटली पहुंचे। वहां वकला से मुलाकात की और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोटली वकला के साथ खुशगवार मूड में मीटिंग करने के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोटली रवाना हुए। अपने वकला साथियों के हमरा डिप्टी कमिश्नर कोटली ऑफिस पहुंचे और वहां रिया रोड के सिलसिले में कुछ डिस्कस की। ये एक साल निकला तो उसे साथ के हम एप्लीकेशन भी दे देंगे। अगर ये डंपर और ट्रक्स पे पाबंदी लगता है उस जगह से उससे अभी एक तो BT रोड का बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। नंबर 2 उसकी वजह से शाम को ट्रैफिक लागू किया। आए दिन साल होते हैं ट्रक लोडेड अब जा रहे हैं इधर से। लोडेड को यहाँ से मना करते थे। कोई ऐसा तरीकाकार बता किया जाए कि सर ये इनकी एंट्री बंद हो जाए किसी तरीके से। अगर ट्रेल पॉइंट से इनको रोका जाए तो रोका जा सकता है। बड़े जहाँ पे पुलिस वाला खड़ा होता है वहीं से वापस करते हैं, वहीं से जाओ। जी बिल्कुल। तो ये फिर उन्होंने बड़ी खलल पैदा कर दिया है। करवा देते हैं। एक चीज़ का मैं चाह रहा था कि आप अपनी रोज़मर्रा की थकावट के बाद अभी जवान आदमी है, जवान आदमी म्यूज़िक तो सुनते हैं, आप पाकिस्तानी किस तरीके से सुनते हैं? ये हम जो समझा है ना मेरा,
वो है बुल्ले शाह का कलाम, ठीक है। और साईं ज़ोहर की आवाज़ में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लाइफ जो है ना बहुत लंबी होती है। जो दीगर होते हैं ना कमर्शियल म्यूज़िक होता है वो उसकी लाइफ बहुत कम होती है। बंदा महीना 2 महीने हफ्ता 2 हफ्ते में बोल जाता है। ये जब आप सुनेंगे ये आपको रिलैक्स करते हैं, ये आपको सुकून देती है। तो रूहानियत लेकिन अक्सर सियासतदानों को देखा है कि वो तो हर एक म्यूजिक में उसमें तो नरगिस का म्यूजिक भी सुन लेते हैं। सर अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन जो सुकून है ना वो इस तरह की म्यूजिक में होता है। सूफियाना कलाम। सूफियाना। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुँह काला कर अपनों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको डीसी ऑफिस मीटिंग के बाद मलिक निसार साहब कमीला सईदा पनाग शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने वॉलीबॉल मैच के मेहमान खुसूसी होने का एजाज़ हासिल किया। उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, उनको माला डाली गई और बाद में उन्होंने मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफी तकसीम की। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। रुकना नहीं, झुकना नहीं, नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुँह काला कर अपनों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, ITT आई रे। भूख से 2 4 थे, कर्जे के अंबार थे, जालिम के उस दौर में नौजवान बेकार थे। ना रोटी कपड़ा और मकान, ये कैसे इंसान यहाँ। अपना ईमान उस जात पे, आएंगी खुशियाँ यहाँ। मेरी कौम को इकरा नहीं, हर झूठ से आजादी पाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुँह काला कर अपनों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, 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 ITT आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुँह काला कर अपनों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, ITT आई रे। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। रुकना नहीं, झुकना नहीं,
नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भूखा करप्टों का देता है दुहाई रे। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, ITT आई रे। तब्दीली रागले, 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 तब्दीली रागले। क्यों निकाला मुझे? भूख से दो चार थे, कर्जे के अंबार थे, जालिम के उस दौर में नौजवान बेकार थे। ना रोटी कपड़ा और मकान, जिए कैसे इंसान यहाँ। अपना ईमान उस बात पे आएंगी खुशियाँ यहाँ। मिली कौम को इकरा नहीं हर झूठ से आजादी पाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भूखा करप्टों का देता है दुहाई रे। मैच के इख्तिताम के बाद मलिक निसार साहब अपने दोस्तों से मिलने पंचनट्टा गुजरां पहुंचे। एक दिन जेजे की मीडिया टीम के साथ मसरूफ तरीन वक्त गुजारने के बाद मलिक निसार मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ रवाना हुए।